पहले जैसे भैंस होती थी, मुर्रा नस्ल की भैंस है, वही झोटा है, ये मुर्रा नस्ल का है। और एक एक फसल होती थी रिजका, कहते हैं कि जितनी गर्मी पड़ती थी वो उतनी ही हरी होती थी। आज हम, मुझे नहीं लगता कि नई जनरेशन में किसी ने रिजका देखी भी नहीं होगी, पता पूछा भी नहीं होगा। तो सर ये जो अभी नए इंजेक्शन आ रहे हैं ना, जो हम भैंसों में रखवाने के लिए लेके जाते हैं, ये हमारी, क्या इसकी कोई नस्ल होती है इंजेक्शन की, या बिल्कुल नस्ल को बर्बाद करने के लिए एक ही है? जो आदमी के जो बच्चे बन रहे, पैदा हो रहे हैं ना, वह भी उसमें भी जेनेटिकल मॉडिफाई करके कुत्ते का बीज डाला है या सुअर का, किसको पता है कि आपके घर में जो पैदा हो रहा है सुअर का है कि कुत्ते का है? कुत्ते का बीज बोला करते हो, ये मतलब था उसका कि आईवीएफ से पैदा हुआ औलाद। मतलब ये पूरा ग्लोब, जो पूरी धरती है, ये एक स्कैम पे चल रही है, जो बेसिक बात है। ना समझ के हिसाब से वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर जिसका काम था समझ देने का, देखो या तो मंदिर में बैठा बाबा भगवान के प्रति या धर्म के प्रति जागरूक रखे और आदमी को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखे, स्कूल में बैठा टीचर वो शिक्षा जीवन को जीने के लिए दे, और कोर्ट में बैठा वकील अपने अधिकारों के लिए सचेत करता रहे। ये काम होने चाहिए थे इन लोगों के, इन्होंने वो नहीं किया, तो देश को, समाज को बताएगा कौन कि तुमको बच्चे कैसे पालने हैं, तुमको समाज रखना कैसे है, तुमको जीवन कैसे जीना है, तुम्हें आजाद कैसे रहना है, तुमको अपना गांव कैसे बचाना है, भाईचारा कैसे बचाना है, अपराध कैसे खत्म करना है, नशा कैसे खत्म करना, बताएगा कौन? सर, जो हमारी खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, जी जी, अब एग्रीकल्चर को और पशुपालन को आपने एक ही चीज बताया है, हाँ, कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरक है, जुड़े हुए क्या, पूरक है, एक दूसरे को पूरा करती है। तो ऐसे में जो है, जो हमारी सरकार है या गवर्नमेंट है, या फिर बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, वो क्यों छुड़वाना चाहते हैं खेती? इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब कि किसान की जमीन की वैल्यू क्या है आज के टाइम में? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी जमीन की कीमत है 5 लाख रुपया, और कुछ लोग सोचते हैं मेरी जमीन की कीमत है 5 करोड़ रुपया, और पूंजीपति कहते हैं किसी भी कीमत पे ले लो। और फिर एक लाइन आपने बोले हमारी सरकार, इसमें मैं एक पहली लाइन तो इस हमारी सरकार पे ऑब्जेक्शन है हमारे को। अभी तक भारत देश में हमारी सरकार आई नहीं है, इस देश के लोगों की तो सरकार आई नहीं। जिस टाइम पे आजादी का नाटक खेला गया 1947 में, उस टाइम पे तो थी नेहरू की सरकार, बल्कि ये कह लीजिए अंग्रेजों की सरकार वाया नेहरू। बाद में आई कांग्रेस की सरकार, और अब चल रही है बीजेपी की सरकार। कैंडिडेट जो चुने जाते हैं वो पार्टियों के द्वारा चुने जाते हैं, पार्टियों के होते हैं, और पार्टियों को फंडिंग बाजार देता है, और बाजार वहीं से चलता है, फिर सेंसेक्स से वहीं जाकर के लंदन में तार जुड़ते हैं, न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट से। यानी कि आप अपने आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, और पार्टियां बाजार के ऊपर निर्भर होकर के वहां सरकारों में बिठा देती हैं किसी को, और फिर इसके बाद वो निर्णय लेते हैं। रही बात जमीन की कीमत की, किसान, इसको आप ऐसे समझना कि जब तक किसान के पास उसकी जमीन है, तब तक वो उसको रोटी खिलाती रहेगी पूरे परिवार को। जितने भी लोगों का पालन पोषण वो आज कर रही है, उतने ही लोगों का पालन पोषण वो इनफाइनाइट टाइम तक कर सकती है। ये तो है तब। उस जमीन को बेच करके जो आपको धन या पैसा मिलता है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाना, ये तय है। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि 3 लोगों के एक परिवार में 5 क्विंटल गेहूं अगर पूरे साल में लगता है अनाज, तो आप इसको ऐसे समझो कि 5 क्विंटल गेहूं की कीमत कितनी है। अगर 2500 रुपए रेट ले लिया जाए तो 12,500 रुपया उसकी कीमत हो गई। बिल्कुल। अगर गेहूं रखा है आपके पास 5 क्विंटल, तो पूरे साल आपको भोजन करा देगा। लेकिन अगर 12,500 रुपए रखे तो 12 दिन भी नहीं चलेंगे वो। बिल्कुल। इसलिए इसको समझना है कि इसको किसान समझता है बड़े अच्छे से। इसीलिए अपने समाज में जमीन बेचने को एक बट्टा का रूप दिया गया कि आपको बट्टा लग गया, जो जमीन बेच रहा आदमी, उसको बहुत बुरा माना गया, बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई। और ये जो 12,500 रुपए बोले हैं, ये भी 12,500 रुपए हमेशा 12,500 नहीं रहेंगे। मतलब 1 एकड़ जमीन है वो हमेशा 1 एकड़ रहेगी, और 1 एकड़ जमीन में जो अनाज का उत्पादन है वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना है। लेकिन ये 12,500 रुपए में
वो कहते हैं कि कभी तो 10 किलो आ जाएगा सामान, कभी 10 क्विंटल आ जाएगा, कभी 10 ग्राम आएगा कोई सामान, या कह लीजिए कि वही सेम सामान उसी 12,000 रुपए में अभी अगर 15 किलो आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि 15 महीने के बाद फिर से 15 किलो ही आ जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब उसकी वैल्यू घट बढ़ रही है। जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ रही है। तो ये धन नहीं है। रुपए की सबसे बड़ी खासियत क्या है, धन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसका मूल्य कभी नहीं बदलता है। उसका जो बेस है, उसका जो मानक है, वो स्थिरांक होता है। तभी वो रुपया है, तभी वो मुद्रा है, अगर वो तभी वो धन है। धन की कभी वैल्यू नहीं घटती है। यानी जैसे कि आपको अगर रोटी, आपकी जो भूख मिटाने का काम 4 रोटी करती है, तो जितने ग्राम अनाज में आपको कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, उतने ग्राम अनाज में ही आपको उतने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी जब तक आप जियोगे तब तक। वो उतना ग्राम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन रुपया में कभी कभी बदल जाता है ये सब चीजें। मतलब आज कुछ आ रहा है, उसकी कीमत उस रुपए में, कल को वो रुपए में। जैसे कभी किसी टाइम पर जो आज लगभग 6,000 रुपए में जो सामान आता है, वो पहले 1 रुपए में सामान आता होता था। यानी कि 6,000 गुना उसकी वैल्यू घट गई है रुपए की। ये रीजन। तो किसान की वैल्यू, किसान की जमीन की वैल्यू अनलिमिटेड है, अनपैरेलल है। उसको किसी चीज के साथ नहीं तोला जा सकता, मापा नहीं जा सकता। वो जिंदगी भर इनफाइनाइट समय के लिए अगली पुश्तों को खिलाती रहेगी जब तक कि उसके पास जमीन है। और जो आपको मिलता है उसके बदले में, वो कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल। दुनिया में किसी भी चीज के बदले में असली धन को मत दीजिए। और असली धन के पैमाने वो हैं जो प्राकृतिक सोर्स है, जो पैसों में नहीं खरीदा जा सकता, जो जीवन जीने के लिए मूल है। हवा, पानी, धूप, जमीन, पशु, सेहत, परिवार, ये असल धन है। या कोई धातु, अनाज इसी में आता, अन्न धन, अन्न को भी धन बोला गया है। बिल्कुल। तो पहले किसी वक्त में बोला जाता था, अरे भाई रिश्ता देखिए यार कोई छोरी खातर, बालक बड़े हो गए, बोला फलाने का एक छोरा है उस गांव में, तो वो कहेगा अच्छा के धन है भाई अगले का, भाई धन का तो यो है भाई 15 माइस हैं, 3 गां हैं, 4 छोरे हैं, 3 छोरी हैं, इतने पोता पोती हैं, और भाई इतनी जमीन है। मतलब वह धन गिनाया करते हो। बिल्कुल। तो असल धन जो है ना, उसको समझ ले किसान। और किसी भी कीमत पर, मतलब खास तौर पे अपने बच्चों के मामले में तो खास तौर पे पैसे के बदले अपने बच्चे को विदेश में मत भेजिए। वरना बहुत घाटे का सौदा है ये। जिन जिन ने भेजे हैं उनके अगले पीढ़ियों से पूछ कर देखो कि वो धन एक बार चला गया तो चला गया, वापस आया ही नहीं भाई। अब जो हमारी यहाँ की जमीनें हैं, मतलब हरियाणा, पंजाब या फिर आसपास के जो भी, जैसे राजस्थान है, यूपी है, अब सुनने में अगर हम ग्लोबली देखें, ट्रेंड देखें, तो ये है कि जो विकसित देश हैं, जैसे यूरोप के जो विकसित देश हैं या अलग कंट्रीज कुछ विकसित देश हैं, वो इंडस्ट्रीज अपने देश में नहीं लगाते। वो जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं वो हमारे देश की तरफ उनका रुख होता है कि भाई इंडस्ट्री से कबाड़ फैलेगा, गंदगी फैलेगी, ये वहां पे भेज दो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज को तो बढ़ावा मिल ही रहा है। अभी इतने सारे रोड निकले हैं और वो वहां से निकले हैं जहाँ पे फसलें अच्छी होती हैं हमारी। आप देखोगे अगर मैप उठा के, तो वो एरियाज हैं जिनमें पानी ठीक है, वहां पे फसल अच्छी हो रही है। दूसरा, लोन भी धुआंधार बांट रही है आजकल। स्कीम्स इतनी हैं कि आप जमीन पे लोन ले लो, लिमिट्स है, लिमिट के ऊपर फिर लिमिट है, ऐसे मतलब जमीन तो मेन टारगेट पे है। तो किसान को ये चीज क्लियरली कैसे समझनी चाहिए कि भाई इससे आप बचो, और किस तरीके से वो बच सकते हैं इससे? देखो, बचने का तो अमित भाई सबसे बड़ा जो मतलब रास्ता है वो समझ है। आपको समझ आ जाए तो आप सब चीजों को देख पाओगे कि चीजें क्या हो रही हैं। जो पूंजीपति है वो योजना बनाता है ऊपर जहाज से बैठ करके। वो ऊपर हेलीकॉप्टर से या जहाज से देख रहा होता है, अच्छा ये वाला चंक कैसा है, ये वाला चंक कैसा है, इसमें ये चीज अच्छी उगती है, ये उगती है।
तो एक रोड यहाँ से निकाल दो, एक रोड यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये पूरा 11-12 हजार एकड़ का एरिया हो गया। ये जो है फलाने ने मतलब उद्योगपति का हो गया। फिर ये वाला चंक अगला है वो ऐसा हो गया। तो पूरे भारत को ही नहीं, इन्होंने इधर पाकिस्तान में भी, इधर अफगानिस्तान में भी, इधर सब जगह जहां जहां भी इनका साम्राज्य, इनके लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे पूरा ऐसे काट दिया है और ऐसे काट दिया है। तो पूरे देशों को इन्होंने चंक में तो तोड़ दिया है। पर्पस क्या? और ये चंक में ऐसे नहीं तोड़ा है, ये जो हाईवेज जो बनाए गए हैं, इनमें हाईवेज में भी वहां जहां पे इंटरसेक्शन इनका मिलता है उसके नजदीक में कोई साइलो जरूर मिलता है, कोई प्राइवेट जो उद्योग का कोई भंडारण स्थान जरूर मिलता है। जितनी भी ये एलिवेटेड जो ये बनी है, पटरियां बनी हैं, रेल की पटरियां बनी हैं, इनके ये या तो किसी ना किसी साइलो के बीच में से गुजरती हैं, या फिर किसी ना किसी बिजली के, कोयले के, या किसी ऐसी जगह से, मतलब जो इनका फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के बीच में से गुजरती हैं। और ये जाती है बंदरगाह तक। बंदरगाह से लेकर के पूरे भारत में कहीं कहीं ये पूरा का पूरा इंटरकनेक्शन मिला दिया गया है। यानी कि इसको अगर आप गौर से देखोगे तो जितना बड़ा इन्होंने ये घुमाव लिया है, यानी अगर मुड़ने के लिए आप देखोगे जितना ये घूम कर आता है, इतने बड़े ट्रक इंडिया में अभी तक आए नहीं हैं जितने बड़े ट्रकों के लिए बना है। इसका मतलब इनकी जो प्लानिंग है वो आज से 15 साल बाद की है कि इतने बड़े ट्रकों का क्या होगा। जैसे आप अलग अलग जगह पे जाएंगे, तो अभी हम लोग समालखा में थे, तो समालखा के आसपास मांडी गांव में जब आप जाते हो और उस एरिया में जाते हो, तो वहां बीच में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां बड़े बड़े वो जो पोर्ट से आते हैं ना, बड़े बड़े कैंटर्स जो होते हैं, जो बाहर से कंटेनर्स जो होते हैं, वो कंटेनर के बारे में इसको समझने के लिए आप एक बार एलिवेटेड हाईवे या एलिवेटेड पटरी जो रेल की पटरी है उसके आसपास बैठ जाइए पूरा दिन, बस एक दिन गुजार लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। वहां पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेन गुजरती है जिसका नाम है वंदे भारत, उस एलिवेटेड पटरी से, और कोई ट्रेन उससे नहीं गुजरती है आदमियों के लिए। बाकी पूरा दिन केवल और केवल अडानी या दूसरे उद्योगपतियों की ट्रेन गुजरती है, जिसमें डबल डेकर वाले ये कंटेनर रखे होते हैं, सामान ढोने का काम होता है। इधर आप झज्जर के जो 12,000 एकड़ जिसको बर्बाद किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो लोगों से छीन करके दिए थे उद्योगपतियों को, सेज बनाई थी, वहां रिलायंस का राज है, वहां अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का पूरा वेयर हाउस है। इधर नोएडा में चले जाओगे तो उधर अडानी का एक वेयर हाउस है, लगभग 1,000 एकड़ जमीन में ही, मतलब 11,000 एकड़ जमीन में वो रोबोट्स बना रहा है, और उस पूरे के पूरे रोबोट्स की आर्मी तैयार कर रहा है बेसिकली। और इधर से जो बिल गेट्स अभी आया हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान है। मतलब लोग इसको क्या सोचते हैं कि ये कोई टेक कंपनी का मालिक है, सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट का, कि भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इस तरह से ये परिचित होता है। लेकिन असलियत में 3.25 लाख एकड़ जमीन अकेले इस बिल गेट्स के पास है, और खेती करता है। हाँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जमींदार है। इसने छोटे छोटे जमींदारों को बर्बाद करके ये जमीन ली है अमेरिका में। यानी जो नीतियां अमेरिका में आज से 15-20 साल पहले इसने लागू करके वहां के किसानों को की जमीन हड़पी है, वही नीतियां अब ये उद्योगपतियों के जरिए यहाँ पे अमली जामा पहना रहे हैं। यानी भारत में भी आपको लगता होगा कि टाटा की नई गाड़ियां आई तो वो बड़ी अच्छी लगी, तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि महिंद्रा ने भी नया बड़ा मॉडल निकाला और उनके नाम अब चलने लग गए। तो आपको क्या लगा कि ये कंपनियां जो हैं ये भारत की है, मेड इन इंडिया है। आप अगर इनका ऑनरशिप देखोगे, आप इनकी शेयर मार्केट में वैल्यू देखोगे,